नमस्कार सभी स्टूडेंट को। देखो, हमने पिछले वीडियो के अंदर जो हमारे भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है उसके हमने आधारभूत तत्व पढ़े थे। ठीक है, तो मैं एक बार वापस चर्चा कर देता हूँ कि जो संघीय व्यवस्था है इसके अंदर ये चीज अपन पढ़ रहे थे। तो इस संघीय व्यवस्था के अंदर ऐसी ऐसी क्या चीजें थी जो हमें मुख्य रूप से पढ़नी थी, जिनमें से मैंने बताया था कि संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी सरकार जो केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग लेकिन उनका कमांड रूप से क्या माना जाए, एक माना जाए, वो हमेशा क्या होती है, संघीय व्यवस्था। इस संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र का जो शासन था वो अलग चलाया जाता है, राज्य सरकार का शासन अलग चलाया जाता है। क्या भारत में ऐसा है? तो ऐसा भारत में नहीं है। नहीं का मतलब है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था के अंदर एकात्मक तत्वों को भी देखा गया था। तो हमने सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था के तत्वों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि किस किस प्रकार से तत्वों, जैसे शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करना। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया थी ये एक प्रकार से क्या थी, एक संघीय व्यवस्था को आधारभूत ढांचा प्रभावित करने वाली थी, जिनमें से हमने कुल 5 पढ़ चुके थे जो हमने पिछले अध्याय, जो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था। अब अपन आगे की बात करें तो आगे जो हमारा 6 नंबर पॉइंट है वो आपके कौन सा है, राज्यपाल का पद। कौन सा बेटा, राज्यपाल का पद। अब देखो, ये जो राज्यपाल का पद है ये भी एक प्रकार से देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था को ही इंगित करता है, क्योंकि राज्यपाल है ना, राज्य में कार्य करता है, लेकिन ये नियुक्त किसके द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि जो राज्यपाल है वो हमारी संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि संघीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो किसको माना जाता है, वो हमेशा माना जाता है आपके राज्यपाल को। राज्यपाल की प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना वो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करेगा। और अब जब वो केंद्र में कार्य कर रहा है तो ये दोनों के लिए एक विवाद का विषय बन गया, केंद्र और राज्य के लिए। आज सबसे बड़ा यदि मुद्दा देखा जाए तो वो कौन है बेटे, राज्यपाल। एक तरफ से देखे तो जरूरत है, एक तरफ से देखे तो ये क्या बेटे, विवाद है। क्या है, विवाद है। तो इस प्रकार से राज्यपाल का पद भी इसमें संबोधित किया। तो इसमें अपन को लिखना क्या है, संघीय व्यवस्था के लिए, संघीय व्यवस्था के लिए राज्यपाल एक महत्वपूर्ण अंग है जो किसी राज्य में केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। ये पद वर्तमान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का मुख्य विषय बन गया है। मुख्य विषय बन गया है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई बातें ऐसी बताई जाती है कि भाई ये हमारे लिए आवश्यक है, कुछ बातें इसमें अपन को डिनोट करना होता है। जैसे सीधे डायरेक्ट दिया है कि राज्यपाल का पद संघीय व्यवस्था के लिए राज्यपाल का जो पद होता है ना वो बेटा एक क्या महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो किसी राज्य में केंद्र के किस रूप में कार्य करता है, प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। ये पद वर्तमान में केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का मुख्य विषय बन गया है, लेकिन किसी
राज्य का संवैधानिक प्रमुख उस राज्य का राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। कहने का मतलब है कि ये तरज कैसे स्थापित हुई। जैसे अपन देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देखा जाए तो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। कौन होता है बेटे? राष्ट्रपति होता है। उसी के अकॉर्डिंग यदि अपन देखा जाए तो राज्य के अंदर जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो हमेशा कौन होता है बेटे? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल है। तो ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाती है। तो ये अपन इसके बारे में इतना सा आपको इसमें एक संघात्मक तत्वों के अंदर याद रखना है। तो सबसे पहले राज्यपाल का पद याद रखना है। तो एक बार वापस देख लो, संघीय व्यवस्था के लिए राज्यपाल एक महत्वपूर्ण अंग है जो किसी राज्य में केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। ये पद वर्तमान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का मुख्य विषय बन गया, लेकिन किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख उस राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो बेटा आगे अगला जो पॉइंट है वो क्या है? अब देखो अगला पॉइंट, अगला अपना लास्ट 7वां पॉइंट है एकात्मक तत्वों का प्रभुत्व। अब देखो एकात्मक तत्व, आज अपना संविधान संघात्मक है, लेकिन हमारे संविधान के अंदर ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के पास है। तो वही जो केंद्र सरकार के पास है वही हमेशा क्या कहलाता है बेटा? एकात्मक तत्व कहलाते हैं। और इन एकात्मक तत्वों के कारण देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर एकात्मक शासन प्रणाली भी है और संघात्मक के भी कुछ चीजें। इसका मतलब है इन दोनों का मिश्रण होने के कारण हमारे देश के अंदर किस प्रकार की प्रणाली बताई जाती है? अर्ध संघात्मक प्रणाली। कौन सी बताई जाती है बेटे? अर्ध संघात्मक प्रणाली बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले एकात्मक तत्वों का जो प्रभुत्व है वो किस प्रकार से स्थापित होता है। तो देखो सबसे पहले भारतीय संविधान में देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए एकात्मक तत्वों का होना अनिवार्य है। ये एकात्मक तत्व है सरकार को संघात्मक के स्थान पर केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करते हैं, जो कि एक विवाद का विषय है। किसका विषय बेटे? विवाद का। तो अपन देखो इसमें क्या पढ़ा है कि भारतीय संविधान में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकात्मक तत्वों का होना क्या बेटे? अनिवार्य होता है। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनके बारे में अपन को सेंट्रल को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि राज्यों की देंगे तो राज्यों की मंशा अलग अलग होगी, तो अलग अलग होगी तो देश की एकता और अखंडता को हम बनाए नहीं रख पाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको एकात्मक रखना जरूरी होता है, जिसमें
केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करते हैं, जो कि एक विवाद का विषय माना जाता है। लेकिन ऐसा अन्य देशों में नहीं होता है, जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऐसे देशों के अंदर देखा जाए तो सेंट्रल और जो राज्य होती है, जो स्टेट होता है, उनको समान अधिकार और समान कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगली इसमें बात देखें तो क्या लिख सकते हैं अपन, एकात्म लक्षण। भारतीय संविधान में अनेक स्थितियों में केंद्र सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, जैसे विदेशी मामले, जैसे विदेशी मामले, आपातकालीन शक्तियां, संविधान संशोधन प्रक्रिया, नए राज्यों का निर्माण या पुनर्गठन आदि के क्षेत्र में केंद्र को शक्ति प्रदान की गई है। तो इतनी सी बात आपको किसमें याद रखना बेटे, इस एकात्मक तत्वों के मिश्रण में। तो एक बार देखो, वापस देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए एकात्मक तत्वों का होना अनिवार्य है। ये एकात्मक तत्व सरकार को संघात्मक के स्थान पर केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करते हैं। किसको मजबूती प्रदान करते हैं बेटे? केंद्र सरकार को, जो कि एक विवाद का विषय है। भारतीय संविधान में अनेक स्थितियों में केंद्र सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, जैसे कोई भी विदेशी मामला, उसमें केवल सरकार, केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है, राज्य सरकार उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकती है। जैसे आपातकालीन शक्तियां, जैसे राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्ति है, मैंने आपको पहले भी बताई थी अनुच्छेद, हालांकि इसका जिक्र अगले में करेंगे अपन। ठीक है, अगला कौन सा? संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये भी आगे बताई जाएगी। नए राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन आदि के संबंध में केंद्र को क्या प्रदान की गई है बेटे? शक्ति प्रदान की गई। तो ये हमारे 7 पॉइंट थे संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्वों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। अब देखो बेटे, आगे अगली जो स्थिति है वो क्या क्या है, इसके बारे में अपन को चर्चा करना है। तो हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्वों के बारे में हमने चर्चा की, प्रत्येक तत्व को अपन ने डिटेल से पढ़ा है। अब इसके बाद के अंदर अपन को पढ़ना है आगे कि हमारे देश के अंदर एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। भारत की संविधान की एकात्मक लक्षण फिलर्स। अब देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। एकात्मक लक्षण का मतलब ये होता है कि ऐसे क्षेत्र जिसमें केवल केंद्र सरकार को ही शक्ति प्राप्त है, वो हमेशा क्या कहलाते हैं बेटे? एकात्मक लक्षण। तो अपन कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल केंद्र सरकार
कानून बना सकती है। उसे एकात्मक लक्षण कहा जाता है। तो ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसे एकात्मक लक्षण कहा जाता है। क्या आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं बेटे जिनके संबंध में केवल मतलब मैं जो आपको संज्ञात्मक में बताया था ना, उन्हीं को मैं आपको देखो एकात्मक में भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें केंद्र के द्वारा शक्तियां दी गई है और कैसे हमसे वापस ले ली गई है। इसका मतलब है कि जो मेन सर्वा वो कौन बन रहा है, केंद्र सरकार। बहुत सारी ऐसी शक्तियां जिनके बारे में अपन देखते हैं तो हमें राज्य को दी गई है लेकिन उसके बदले में हमें वापस ले ली गई, मतलब उसमें एकात्मक पूरा जो मेन वर्चस्व है वो किसका माना जाएगा, केंद्र सरकार का। जैसे अपन सबसे पहले एक पॉइंट को पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक संविधान। एक संविधान तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आज पूरे देश के लिए, चाहे उसमें कितने भी अपन कह सकते हैं 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब के लिए एक ही संविधान है। तो ये एक संविधान होना मतलब किस प्रकार का लक्षण है बेटे, एकात्मक। तो ये चीज अपन को यहाँ से थोड़ी सी डिटेल से अपन को समझते चले जाना है कि भाई जब एकात्मक जो एक संविधान होता है उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया, तो अपन कह सकते हैं हमारे संविधान में संपूर्ण देश के लिए एक संविधान की व्याख्या की गई है, जबकि संघात्मक देश अमेरिका व स्विट्जरलैंड जैसे देशों में केंद्र एवं राज्यों का अलग अलग संविधान होता है, लेकिन भारत में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है, जो एकात्मक लक्षण को प्रकट करते हैं। तो देखो बेटे ये चीज आपको किसमें लिखनी, एक संविधान के अंदर। क्या चीज लिखी हुई एक बार वापस डिटेलाइज कर लेते हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण किसे कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसे एकात्मक लक्षण कहा जाता है। और इसमें सबसे पहला जो लक्षण हमने पढ़ा वो क्या है, एक संविधान। इसका मतलब है हमारे संविधान में संपूर्ण देश के लिए एक संविधान की व्याख्या की गई है, मतलब वो अलग से संविधान नहीं है। पहले जैसे जम्मू कश्मीर का पहले अलग होता वो करता था, किसका, जम्मू कश्मीर का। लेकिन आपको पता है अभी हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर को जो 370 धारा दी गई है वो हटाकर और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता है कौन कौन से बने थे, एक तो जम्मू कश्मीर और एक कौन सा बना था, लद्दाख। तो ये 2 अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। क्या बेटे, केंद्र शासित प्रदेश है। पहले इनको अलग से अधिकार था कि ये कानून बना सकते थे अपना सेक्टर में,
मतलब अपने लिए अलग संविधान का निर्माण कर सकते थे। एकमात्र ऐसा राज्य था और वो था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो भी नहीं रहा है, क्योंकि वो भी अब भारत का क्षेत्र में मिल चुका है और अब वो केंद्र शासित प्रदेशों की तरह अपना कार्य करेगा। कोई अलग से संविधान का निर्माण की प्रक्रिया उसमें नहीं, ठीक है। जबकि संघात्मक, जैसे ये जम्मू कश्मीर वाला मसला है ना, मैं आपको अगले पार्ट में आएगा, आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा इसको। जबकि संघात्मक देश अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों को, जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था में हमने देखा था कौन कौन से, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, रूस है, कनाडा है, भारत है। तो ऐसे देश है जिनके अंदर संघात्मक है। उनके अंदर क्या होता है कि जो केंद्र सरकार का संविधान अलग होता है, राज्य सरकार का अलग होता है, तो वो अलग अलग संविधान की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संघात्मक। मिलाया गया केंद्र और राज्यों को, जबकि ऐसा भारत में नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान क्या बेटे, एक ही संविधान है, जो अंतिम शक्ति किसको प्रदान की गई है, केंद्र सरकार को। तो देखो, देशों में केंद्र और राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं, लेकिन भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की है। तो एकात्मक लक्षण जो कि एकात्मक लक्षण को प्रकट करते हैं। तो इतनी सी बात आपको किसमें याद रखनी बेटे, एक संविधान की प्रक्रिया के अंदर।